हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वानसिंह गणेश। आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था में ठोस पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। देखो बच्चों, किसी पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण का कुछ न कुछ आधार होता है। तो ऐसे ही इस ठोस पदार्थ का जब हम वर्गीकरण कर रहे ठोसों का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसका जो आधार है वह अवयवी कणों के आधार पर हम बांट रहे हैं। कई के आधार पे ठोस पदार्थों का वर्गीकरण अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो अवयवीकरण का मतलब होता है कि अवयवीकरण मीन्स अणु, परमाणु या फिर आयन। तो अवयवीकरण मीन्स जिन कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना है वही उसके अवयवीकरण कहलाते हैं। जिससे वो कण कौन कौन हो सकते हैं? अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि अवयवीकरणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको अपन चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं Na+Cl Na+Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस Cl माइनस Na+Cl माइनस और ये Na+। इसी प्रकार से हम इसके लिए भी बना लेते हैं। चलिए यही बना लेते हैं। ये छोटे छोटे अवयवी कण हैं, इनकी व्यवस्था है। ये मानो कि इसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो इस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर इसे समझने के लिए NaCl का एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से यहाँ पे हमने रबड़ में किस प्रकार से कंस्टिट्यूट पार्टिकल अरेंज होते हैं उसको लिया है। तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जैसे अगर इस Na को देखें और इस Cl को देखें तो इस Na के चारों ओर Cl से घिरा हुआ है ये। इसी प्रकार से अगर इस Cl को देखें तो चारों ओर से Na से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके जो अवयवी कण है वो अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, और अगर यहाँ पे देखें, इस रबड़ में देखें तो चाहे इधर से देखो या इधर, मतलब इसमें देखें तो इसके अवयवी कण जो है
उसकी कोई एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम यहाँ पर इसमें अंतर देखते हैं, इसमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जब हम अंतर देखते हैं तो ज्यामिति, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति में इनमें निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। जैसे हमने अभी NaCl की देखी, जैसे NaCl की, इसी प्रकार से इसकी ज्यामिति कैसे होगी बच्चों? निश्चित व अभिलाक्षणिक होती है, निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस के उसकी ज्यामिति निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इसमें अपन लिख सकते हैं निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, जैसे रबड़। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें ये एकदम नियमित रूप से अवयवीकरण व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, निश्चित क्रम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अनिश्चित है, इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इसी प्रकार से हम अगला गुण और देखते हैं, अगला अंतर और देखते हैं। इसमें हम देखेंगे विदलन। विदलन का मतलब होता है काटना। अगर हम जो आपकी क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम काटते हैं तो उसका क्लीवेज करते हैं, इसका विदलन करते हैं, तो जिस प्रकार से हम एक, ये हमारे पास एक पनीर का टुकड़ा है, इस पनीर के टुकड़े को जैसे हम धारदार औजार से, जैसे हमारे पास चाकू है, चाकू की हेल्प से अगर इस पनीर के टुकड़े को हम काटते हैं तो बच्चों आप लोग देखेंगे कि यह जो हमारा पनीर का टुकड़ा था वह ऐसा दो भागों में टूट जाता है। अगर इसे भी और आगे काटना चाहे तो ये जितने टुकड़े करते जाएंगे लेकिन वह स्पष्ट और चिकनी सतह में कटेगा। स्पष्ट और चिकनी सतह में ये कटता है, उसकी सतह जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी चिकनी सतह होती है। लेकिन अगर इसे हम जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस को काटने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ये खुरदरी सतह, स्पष्ट सतह हमें नहीं दिखाई देती है। ये तो हम धारदार औजार से काटने पर जनित सतह चिकनी एवं स्पष्ट होती है। अब इसी तरह से इसको जब अक्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है, अस्पष्ट विदलन, स्पष्ट विदलन नई जनित सतह खुरदरी होती है।
नई जली सतह कैसे होती है, खुरदरी होती है। अगर इसको हम दो भागों में काटेंगे तो मतलब काटेंगे तो उसकी जो नई जली सतह होगी, नए बनेंगे, वो कैसे होंगे, खुरदरी सतह वाले दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए दो अंतर देखे हैं। अब अगला अंतर देखते हैं। इससे पहले क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। गलनांक की बात करें क्रिस्टल ठोस की, तो क्रिस्टल ठोस का जो गलनांक होता है यह एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। क्या करते हैं, यह एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। और यह जो होते हैं, यह तापमान के परस पर धीरे धीरे पिघलते हैं। बच्चों, जैसे इसका गलनांक जो होता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो इसको अगर ये इसका गलनांक जो होगा तो इसको पिघलने के लिए एक निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह जो होते हैं निश्चित तापमान पर ही ये पिघलते, लेकिन आपके जो रबड़ है अक्रिस्टलिक ठोस है, इससे यानी ये एक एक एग्जांपल हमने लिए है, यह तापमान है कि परास पर, यानी जैसे आप लोगों ने टायर को जलते हुए देखा होगा, तो टायर जलता है तो कुछ लोह में परिवर्तित हो जाता है, कुछ पिघलता है और कुछ उसमें जलने लगता है। इसी प्रकार से हम उसको वो एक निश्चित परास के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ऐसा जरूरी ऐसा नहीं है कि ये एक इतना निश्चित ताप होगा तभी जाके ये पिघलेंगे। अब हम आगे देखते हैं अगला गुण जो कि हमारा प्रकृति है। प्रकृति की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस हमारे ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि ये आभासी ठोस होते हैं। यानी ये हमारे क्रिस्टल ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस में आते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं, या फिर इसे अतिस्थितिज द्रव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे अतिस्थितिज द्रव भी होते हैं, क्योंकि ये अतिस्थितिज द्रव भी होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे एक प्रश्न आता है, एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कांच को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब हम, जिस प्रकार से द्रव में बहने की प्रकृति होती है ऐसी ही कांच में भी बहने की प्रकृति होती है, लेकिन इसमें धीमी गति से होता है, इसीलिए इसे अतिस्थितिज द्रव कहा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कांच को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे, अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र की बात करें तो शीतलन वक्र इसका जो होता है, तो इसमें होता है शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। और क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनका शीतलन वक्र
सतत होता है। देखो बच्चों, समझते हैं कैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई एक ये देखते हैं कि यह आपका जो एक इधर हम ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं टेम्परेचर और इधर ले लेते हैं समय, तापमान और टाइम। तो हम बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई पदार्थ जैसे भाप अवस्था में तो पहले 160 डिग्री टेम्परेचर पे था, उसके बाद फिर धीरे धीरे 150 डिग्री सेल्सियस पे आया, फिर 140 डिग्री पे आया। इसी प्रकार से वो आते आते 100 डिग्री सेल्सियस पे आके इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले शुरू में क्या होता है, कि जैसे ये धीरे 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 कम हुआ, फिर एक निश्चित अवस्था में परिवर्तित हुआ, यानी पहले भाप से गैस से ये द्रव अवस्था में आ गया। कहाँ पे जाके 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाके द्रव अवस्था में आ गया। इसी प्रकार से और टेम्परेचर कम होते गया, जैसे 90 डिग्री पे आया, 80 डिग्री पे आया, 70, 50, 40, ऐसे करते करते एक ये हमारे यहाँ पे आ गया, भाप से द्रव में, द्रव से भी ठोस में। तो इसी प्रकार से ये हमारा इस प्रकार से ये वक्र चलता है, यानी इसीलिए बोला जाता है असतत वक्र। लेकिन इसका जो शीतलन वक्र जो होता है, शीतलन वक्र इसका सतत होता है। कैसे कि उसके लिए कोई एक निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है, वह एक यानी अपने किसमें काम करता है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे एक ये परासी व्यवस्था में एक रेंज में काम करता है, तो इस प्रकार से इसका वक्र हमें देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है शीतलन वक्र सतत होता है। अब हम अगला गुण देखते हैं, देशिकता। देशिकता, देखो बच्चों, देशिकता की बात करते हैं तो ये जो हमारे होते हैं क्रिस्टलीय विषम देशिक होते हैं, और ये विषम देशिक होते हैं, और ये जो होते हैं सम देशिक होते हैं। कैसे? अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि अगर हम यहाँ पे ये जो मैं लाइन की तरफ को ध्यान से देखना कि अगर यहाँ से हम ऐसे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अल्टरनेट रूप में दिखाई दे रहा है। अगर इसे में हम जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, अगर हम इधर से ऐसे चले तो यहाँ पे आपको Cl ही दिखाई दे रहे हैं। जिससे बच्चों आप लोगों ने अलग अलग इसकी भौतिक राशि के माध्यम से इसको अगर हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में देखें तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, और इधर देखें तो एक समान दिखाई दे रहा है। जैसे हम प्रेयर में खड़े होते हैं तो एक तरफ हमारे 9th क्लास की लाइन है और 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की। अगर हम इसे सीधे देखेंगे तो हमें वह एक ही क्लास के बच्चे दिखाई देंगे। अगर हम थोड़े तिरछे होकर देखने की कोशिश करेंगे तो 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यानी अलग अलग डायरेक्शन से देखने पे हमें विषम देशिक की तरह विषम देशिक रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो इसीलिए ये होते हैं विषम देशिक, जबकि ये जो होते हैं ये समदेशिक होते हैं। कैसे? जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके को ले लो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम जैसे देखें, चाहे हम इधर से देखें, चाहे इधर से देखें, चाहे इधर से देखें, जिस तरह से हमने इधर से इधर देखा जैसा दिखाई दे रहा था वैसा ही हमें इधर से इधर देखने पर भी दिखाई देता है। इसीलिए ये समदेशिक कहलाता है। हम अब अगला गुण देखते हैं, कणों की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? कणों की व्यवस्था। अगर कणों की व्यवस्था में बात करते हैं तो हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था, कणों
कि दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं लघु परासी व्यवस्था होती है। इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। अगर हम अगला गुण देखते हैं, संपीड्यता की बात करते हैं। संपीड्यता की बात करें, ये दृढ़ एवं असंपीडित होते हैं। ये वाले जो होते हैं ये दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं, और ये जो होते हैं ये किसी निश्चित सीमा तक संपीड़ित हो सकते हैं। यानी संपीड़ित का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थों को अगर हम हमारे हाथों के माध्यम से दबाना चाहेंगे तो जो पदार्थ दब जाते हैं वो संपीड़ित कहलाते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो हम उन हाथों के माध्यम से हम ठोस पदार्थों को दबाना चाहेंगे वो संपीड़ित नहीं होंगे, इसलिए उसे असंपीड्य कहा गया। दृढ़ का मतलब कोई ठोस पदार्थ है, जिससे उदाहरण के लिए चौक है, अगर चौक को हम ऐसे तोड़ना चाहें मतलब ऐसे मोड़ना चाहेंगे तो मोड़ेगी नहीं, वो सीधे टूट जाएगी, इसलिए वो दृढ़ कहलाते हैं। और ये जो हमारे अक्रिस्टलीय पदार्थ है, अक्रिस्टलीय पदार्थ किसी निश्चित सीमा तक संपीड़ित हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट देखेंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो उदाहरण की बात कर लेते हैं। बेटा ये उदाहरण जो होते हैं वह किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि क्रिस्टलीय पदार्थ है या फिर अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो हम उदाहरण के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हीरा, ग्रेफाइट आदि, ये इनके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे कांच, रबड़, प्लास्टिक, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार के वीडियो को पाते रहने के लिए, देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।